हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी के। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे पास रिसर्च मैथोलॉजी का इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो आप किसी भी ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके लिए आपको रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट की आपको नीड है, इसके पीवाईक्यू पेपर्स की कॉन्टेंट की, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर है वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपके पास में प्लेलिस्ट अवेलेबल है एमपैट पीएचडी पीवाईक्यू पेपर्स के नाम से, तो वो आप पूरी जो है वीडियोस देख लीजिएगा। उनमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर अवेलेबल है जहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी आपकी सोल्व करवाई गई है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी का जो पेपर है उसमें रिसर्च मैथोलॉजी जो है इसके हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी ये पीएचडी जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की है। अब मैं आपको बताऊँ कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि क्या मैम साइंस फैकल्टी के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के लिए या फिर इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बताते हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी जो है कॉमर्स हो गई, ठीक है, और हिस्ट्री जो है, पॉलिटी है। तो इनमें रिसर्च मैथोलॉजी जो है आपका डिपार्टमेंट आपके लिए सेलेक्ट करता है पेपर या फिर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके थ्रू आपका जो पेपर है वो बन के आता है। लेकिन जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो आपकी सभी की सेम रहती है। वो पेपर आपकी यूनिवर्सिटी कैसा बनाती है वो डिपेंड करता है, बाकी रिसर्च मैथोलॉजी सभी के लिए सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी रिसर्च मैथोलॉजी और काफ़ी अच्छा इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर किया गया है रिसर्च मैथोलॉजी का। तो यहाँ पे आपको रिसर्च मैथोलॉजी ऑल जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी यूनिवर्सिटी उनका छोटा छोटा सिलेबस होता है रिसर्च मैथोलॉजी का, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च मैथोलॉजी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रिसर्च मैथोलॉजी में इनसे बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन वाइज मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे टोटल जो है ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट है, ठीक है, 120 मिनट आपकी टाइमिंग है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की संख्या आपकी 100 रहने वाली है। 100 में से 50-50 का रेशियो है। 50 आपके सब्जेक्ट होंगे और 50 आपकी रिसर्च मैथोलॉजी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम। इस प्रकार का पेपर पैटर्न है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल ये पेपर है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हिंदी वाली स्टूडेंट को मैं हिंदी पढ़ के बता रही हूँ। तो मेथड इन सोशल रिसर्च निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो किस लेखक द्वारा लिखी गई है पुस्तक के बारे में पूछा गया है, मेथड इन सोशल रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी आईडी नंबर आप जरूर से चेक करना, ठीक है। आईडी नंबर सेम है, मैं आपके जो करेक्ट आंसर बताऊंगी वो ऑफिशियली साइट से मैच करके मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आप इन क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई करना। तो ये पुस्तक जो लिखी थी आपकी, ये लिखी थी गुड्डे तथा हार्ट ने ये पुस्तक लिखी थी। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्वेश्चन आईडी है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं इसी प्रकार से बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। हिंदी में आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शोध ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? तो यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है कि ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा आपकी जो दी गई थी ये दी थी रेडमैन तथा मोरी ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ये देख लीजिएगा यहाँ पे इनके ऑप्शन है। ये क्वेश्चंस की आईडी के बारे में बता रखा है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके थर्ड क्वेश्चन है इंग्लिश वाले, देख लीजिए। हिंदी में देखिए आप यहाँ पे शोध समस्या चयन में शोधार्थी सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? तो शोध में एक जो शोधार्थी है सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 2 नंबर संदर्भ, यहाँ पे रेफरेंस आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस प्रकार का शोध अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? 3 ऑप्शन वैचारिक शोध। करेक्ट आंसर आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। 3 ऑप्शन आपका सही है। तो हिंदी इंग्लिश में बोथ में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से, तो आप हिंदी मीडियम में ही मत पढ़िए, आप दोनों लैंग्वेज में देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वर्ड्स हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आते लेकिन इंग्लिश में आराम से समझ में आते हैं। और इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा कोशिश करना कि हिंदी में अगर मैं बता रही हूँ तो उस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करना। इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के हिंदी वाले की, कि शोध की गहन जांच किससे की जाती है? ठीक है, किससे की जाती है? जो शोध की डेप्थ होती है उसके बारे में किससे जांच की जाती है कि शोध कितनी गहनता से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन
3 ऑप्शन शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है, इससे आपका पता लगता है कि आपकी जो शोध की गहनता है वो कितनी है, आपने कितना डेप्थ में जाके इसको रिसर्च किया है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लीजिएगा। शोधार्थी को शोध प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए, शोध प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए, किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो वो पूछा है व्यवस्थित क्रिया को, परीक्षण एवं त्रुटि को, वस्तुनिष्ठ अवलोकन को और समस्या समाधान को। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन परीक्षण एवं त्रुटि को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसके ऑप्शन है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न में से कौन सा विश्लेषण गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है, किसके बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित नहीं है। नोट पूछा है वैचारिक अध्ययन, तर्क चर्चा, विषयगत विश्लेषण और बंद उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, बंद उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित सर्वेक्षण। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आप इंग्लिश मीडियम वाली यहाँ से देख लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं खुद पढ़ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका कि निम्न में से किस शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो कौन सा ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, तो यहाँ पे वर्णनात्मक शोध, निदानात्मक शोध, अन्वेषी शोध और सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑप्शन वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखिए यहाँ पे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि सहभागित शोध से संबंधित निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब सहभागित शोध में कुछ स्टूडेंट को ये होता है कि ये कौन सा शोध होता है, सहभागित शोध मतलब इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित विशेषता पर विचार करना है आपको कि इनमें से कौन सी आपकी विशेषता सही है और बाद में आपको यहाँ से इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सहभागिता शोध से संबंधित निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे अध्ययन किए जा रहे लोगों की भागीदारी, बिल्कुल ये सही है। लोकप्रिय ज्ञान का समावेश, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रतिभागियों में चैतन्यता बढ़ाना और शिक्षा देना, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। ठीक है, 1, 3 और 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, कि एक सहभागिता शोध से संबंधित विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि अध्ययन किए जा रहे लोगों की भागीदारी, ठीक है, वो भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो उस कार्य में। ठीक है, लोकप्रिय ज्ञान का समावेश उसमें होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिभागियों की चैतन्यता बढ़ाना और शिक्षा देना, बिल्कुल ये तीनों आपके ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश हम देख लीजिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट पीछे वाले पेज पे। और नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी में क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कि सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किस शोध में नवीन ज्ञान का सृजन होता है। तो किस में नवीन ज्ञान का सृजन होता है, न्यू नॉलेज जनरेट किस में होता है, यहाँ पे आधारभूत शोध में, प्रयोगात्मक शोध में, मात्रात्मक शोध में और विश्लेषणात्मक शोध में। तो किस में पूछा गया है नवीन ज्ञान का सृजन किस में होता है, कौन सी परिस्थितियों में आप नवीन जो ज्ञान है वो जनरेट करते हैं, उनका सृजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आधारभूत शोध। ठीक है, आधारभूत शोध जो है इसमें हम नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, बेसिक जो शोध होता है। ठीक है, फंडामेंटल जो रिसर्च होता है इसमें हम करते हैं नवीन ज्ञान का सृजन, फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, 10 का करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंग्लिश वाले यहाँ से देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है, शोध अभिकल्प का विकास, शोध उपकल्पना का निर्माण, समग्र विश्लेषण प्रक्रिया का निर्माण करना और शोध प्रश्न का निर्माण करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड जस्ट। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, शोध प्रश्न का निर्माण करना। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक आवश्यकता क्या है कि आप जिस पे रिसर्च करना चाहते हो उसके ऊपर पहले से प्रश्न तैयार करो कि किस प्रकार से आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब करना चाहते हो और कहाँ जाके करना चाहते हो और किस प्रकार से करोगे, मेथड वगैरह क्या होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कि शोध प्रक्रिया का प्राविधिक स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जा सकता है। क्या पूछा
गया है कि शोध समस्या का प्राविधिक स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जा सकता है, समक संग्रहण में, उपकल्पना में, उपसंहार में और विषय परिवेश में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन उपकल्पना, हाइपोथेसिस, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रेसिन लिंकर्ट ने निम्नलिखित में किसके अध्ययन के लिए पैमाना विकसित किया था। किसके लिए रेसिन लिंकर्ट ने एक पैमाना विकसित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या अभिवर्ती, व्यक्तित्व, प्रगति या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अभिवर्ती। एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने पैमाना विकसित किया था, किसने, रेसिन लिंकर्ट ने। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको टूल्स को मैच करना है। टूल्स एंड इनके स्केल बता रखे हैं, इनको आपको मैच करना है और नीचे आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट सीक्वेंस में मैच करने पर सही बैठता है। नेक्स्ट हम हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 शोध उपकरण तथा शोध के पैमाने दिए गए हैं। सूची 1 के उपकरण तथा सूची 2 से संबंधित पैमानों का मिलान कीजिए। तो पैमानों का मिलान आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे उपकरण आपके दे रखे हैं और यहाँ उनके पैमाने स्केल बता रखे हैं कि बुद्धिमत्ता तथा अभिक्षमता। तो बुद्धिमत्ता और अभिक्षमता का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा ध्यान देना, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या पूछा गया है, बुद्धिमत्ता तथा अभिक्षमता। तो यहाँ पे आंतरिक पैमाना है, एक बुद्धि क्या है, बुद्धि हम आंतरिक होती है, ठीक है, ये आंतरिक पैमाना है। पर्सनवाली तथा साक्षात्कार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्सनवाली तथा साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, नामित पैमाना होता है। पर्सनवाली और जो साक्षात्कार है ये एक नामित पैमाना है। अभिवर्ती तथा मूल्य, तो अभिवर्ती तथा मूल्य क्या होते हैं, क्रम सूचक पैमाना होता है, बी होगा। फिर आवर्ती तथा वेग, ये आपकी आनुपातिक पैमाना होता है। आवर्ती तथा वेग क्या होता है, अनुपातिक पैमाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट का सी, यहाँ पे सेकंड का आपका डी और थर्ड का बी और फोर्थ का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन देखिए और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देखिए कि शोध विश्लेषण में निम्न में से किसे कच्ची सामग्री समझा जा सकता है, चर को, निर्देशन को, पद्धति को और समंक को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का 4 ऑप्शन, समंक को हम क्या कह सकते हैं, कच्ची सामग्री कह सकते हैं। 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा कि डाटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, देन हिंदी मीडियम वाले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को। अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसका जो वीडियो का है रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी जो है वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। समक संग्रहण के लिए अनुसूची तथा पर्सनवाली दोनों बनाई जा सकती है। पर्सनवाली किसके द्वारा भरी जाती है, तो जो पर्सनवाली है वो किसके द्वारा भरी जाती है, शोध प्रगणक के द्वारा, शोध मार्गदर्शक के द्वारा, उत्तरदाता के द्वारा या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन, उत्तरदाता के द्वारा क्या पर्सनवाली भरी जाती है, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए कि एक वैज्ञानिक द्वारा 2 दवाइयों की बीमारी पर प्रभावशीलता पर शोध किया जा रहा है, ठीक है। यह अध्ययन निम्न में से कौन सा शोध कहा जाएगा, प्रायोगिक शोध कहा जाएगा, वर्णनात्मक शोध कहा जाएगा, व्यक्तिगत शोध कहा जाएगा या अंतर निरीक्षण कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है, क्योंकि वो प्रयोग करके देखता है उन दवाइयों की प्रभावशीलता के बारे में, तो ये प्रयोगात्मक शोध कहलाएगा। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से स्टार्ट है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शोध अध्ययन में यदि निर्देशन आकार में वृद्धि कर दी जाती है तब निम्न में से क्या सही होगा, मानक त्रुटि में वृद्धि, मानक त्रुटि में कमी, मानक त्रुटि में कोई परिवर्तन या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, मानक त्रुटि में कमी, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि एक शोध अध्ययन में यदि निर्देशन आकार में वृद्धि कर दी जाती है तब निम्न में से क्या सही होगा, मानक त्रुटि में कमी, 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर इंक्लूडेड, यहाँ पे ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट हिंदी वाले देखिए यहाँ पे कि अप्रायिकता
अप्रायिकता निर्देशन में निम्न में से कौन सी विधियां सम्मिलित की जाती हैं? देव निर्देशन, स्त्रीकृत निर्देशन, अभ्यंश निर्देशन, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा। यहाँ पे अभ्यंश निर्देशन और उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा। अप्रायिकता निर्देशन में निम्न में से कौन सी विधियां सम्मिलित की जाती हैं? तो यहाँ पे अभ्यंश निर्देशन, कोटा सैंपलिंग और उद्देश्यपूर्ण निर्देशन प्रपस्यु सैंपलिंग यहाँ पे 3rd and 4th आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 20 क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी वालों के लिए कि पर्सन वाली में ऐसे पर्सन जिनके कुछ वैकल्पिक उत्तर होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? जिन पर्सनों के वैकल्पिक उत्तर होते हैं तो उनको द्विभाजित पर्सन, खुले सिरे वाले पर्सन, संरचित पर्सन और असंरचित पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन संरचित पर्सन। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन संरचित होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है क्या यहाँ पे कि एक रोगी को दवा के रूप में आशुद्ध जल का इंजेक्शन दिया जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। यह घटना कहलाती है किसका इंजेक्शन दिया जाता है? आशुद्ध जल का, और वह रोगी ठीक हो जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? परिवर्तनीय प्रभाव, कूट भेषज प्रभाव, बाह्य कारक प्रभाव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है, कूट भेषज प्रभाव। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए कि शोध विश्लेषण में एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन करता है कहलाता है। एक चर है वो दूसरे चर को परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर या फिर श्रेणीगत चर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 ऑप्शन स्वतंत्र चर। 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चेक करिएगा, गलत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, इसमें पूछा गया है कि परमापन विधि में किस पैमाने में वास्तविक शून्य बिंदु होगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्रम सूचक पैमाना, नामित पैमाना, अनुमानित अनुपातिक पैमाना और अंतरित पैमाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन है, अनुपातिक पैमाना। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए कि एक संतोषजनक परिमाणात्मक शोध विधि में निम्न में से क्या विशेषताएं होनी चाहिए? मापनीयता, उपयुक्तता, परिवर्तनशीलता, तुलनात्मकता। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इनमें से सेलेक्ट करना है कि संतोषजनक परिमाणात्मक शोध विधि में निम्न में से क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, मापनीयता, उपयुक्तता और तुलनात्मकता। करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। इस प्रक्रिया में किस शोध विधि का प्रयोग होता है? निर्देशन विधि, ठीक है, या फिर संपूर्ण सर्वेक्षण, व्यक्तिगत सर्वेक्षण और विकासात्मक सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, संपूर्ण सर्वेक्षण। क्या पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में, तो क्या संपूर्ण 10 वर्षों के बारे में जाना जाता है? संपूर्ण भारत के बारे में जाना जाता है। तो निर्देशन और व्यक्तिगत का तो इसका डायरेक्ट ही संबंध नहीं है, तो आप आंसर लगा सकते हो यहाँ पे बेसिक अपना नॉलेज यूज करके कि संपूर्ण सर्वेक्षण। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि वैकल्पिक उपकल्पना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, किसके बारे में? वैकल्पिक उपकल्पना जो है, इसके बारे में आपको क्या करना है? अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है उसके संबंध में कथन दे रखे हैं, इनके बारे में आपको सही कौन सा और गलत कौन सा ये बताना है। तो यहाँ पे सही कथनों के बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह शोध उपकल्पना भी कही जाती है, ठीक है, और यह HA के द्वारा दर्शाई जाती है, यह H1 के द्वारा दर्शाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 नंबर में? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा।
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। वैकल्पिक उपकल्पना के संबंध में जो कथन है वो आपके सही है। ये शोध उपकल्पना भी कही जाती है। इसको क्या कहा जाता है? शोध उपकल्पना कहा जाता है। यह HA के द्वारा दर्शाई जाती है और यह H1 के द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग सभी शोधों में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, निम्न में से किस शोध में उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है? कौन सी शोध कल्पना में उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है? चलो देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन आपके दे रखे हैं ऐतिहासिक शोध में, सर्वेक्षण शोध में, प्रयोगात्मक शोध में और मानकीय शोध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ए ऑप्शन। ऐतिहासिक शोध में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि एक शोध में कई विशेषताएं होती है, निम्न में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? एक शोध में कई विशेषताएं होती है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। संदर्भ संवेदनशीलता, कार्योत्तर शोध, बुनियादी शोध, समग्र दृष्टिकोण। तो करेक्ट आंसर आपके 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, समग्र दृष्टिकोण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि कला तथा वाणिज्य शोधों में अनुदैर्ध्य शोध सम्मिलित है, अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, लंबवत शोध के लिए और क्षैतिज शोध के लिए। तो करेक्ट आंसर 29 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, दीर्घकाल के लिए 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित प्रतिदर्श समग्र के समस्त उप समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, किस निर्देशन विधि का प्रयोग करना चाहिए? गुच्छ निर्देशन का, स्तरीकृत निर्देशन का, या सुविधाजनक निर्देशन का, या फिर अभियंस निर्देशन का? तो करेक्ट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या दे रखा है? स्तरीकृत निर्देशन, ठीक है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? चयनित प्रतिदर्श समग्र में से समस्त उप समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे स्तरीकृत निर्देशन सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। समूह साक्षात्कार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता, ठीक है, समूह साक्षात्कार के बारे में पूछा गया है। एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता तथा तक साक्षात्कारकर्ता, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कारदाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समूह साक्षात्कार का सत्य आपको कथन बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 ऑप्शन, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता। तो वो क्या हो जाएगा? समूह साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा वो। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। गाइस अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फीडबैक देना मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना हो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपके लिए अच्छी क्लास लेके आऊँ, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, और आपको कंटेंट भी फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ताकि मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि सूची 1 तथा सूची 2 के पदों पर विचार कर दोनों सूची के संबंध में संबंधित पदों का उचित मिलान कीजिए। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, ऐतिहासिक विधि और सर्वेक्षण विधि और नरवंश विज्ञान, इनके बारे में पूछा गया है और इनमें आपको इन सूची से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लूँ। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल सही मैच होगा आपका। प्रयोगात्मक विधि जो है ये क्या है? वर्तमान घटनाएं होंगी, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट वर्तमान में ही तो करेंगे। ऐतिहासिक विधि में क्या किया जाएगा? यहाँ पे पिछली घटनाओं को शामिल किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। सर्वेक्षण विधि में हम क्या करेंगे? भविष्य की घटनाओं के बारे में जानेंगे या फिर उनका अवलोकन करेंगे। नरवंश विज्ञान में मानव संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 4 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो 32 का आपका 2 ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा सा ये है कि अक्सर थोड़े से बारीक दे रखे हैं इन्होंने, ठीक, और मैंने टाइप इसलिए नहीं किया कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता उस चीज़ में। तो मेरे को ये था कि जल्दी से जो पेपर अभी होने वाले हैं उनके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि मैम और पेपर प्रोवाइड करवाइए, तो इस वजह से मेरे को विदाउट टाइपिंग मैं सीधा आपके लिए पेपर लेके आ गई। ये ऑफिशियली पेपर है आपका आंसर की, इसका जो एग्जाम है वो अभी 2024 में ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि
निगमनात्मक विश्लेषण में शोधार्थी निष्कर्ष निकालता है। किससे निकालता है? सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण के लिए, विशिष्टीकरण से सामान्यीकरण के लिए, और उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। निगमनात्मक विश्लेषण में शोधार्थी निष्कर्ष निकालता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम के लिए आपका नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे प्रसामान्य वितरण वक्र से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सत्य हैं? आपको कथन के बारे में बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे यह घंटे के रूप में होता है। प्रसामान्य वितरण में माध्य बहुलक तथा मध्यिका समान होते हैं। इसे अवक्षेपण वितरण भी कहा जाता है। इसमें विषमता सदैव एक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह घंटे के रूप में होता है। किसके बारे में? प्रसामान्य वितरण वक्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखो आपका प्रसाम्य वितरण में माध्य बहुलक तथा मध्यिका समान होते हैं और इसे गाउसीपन वितरण भी कहा जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रियात्मक शोध में निम्न में से क्या कहा जाता है? मूल्यांकन शोध, चक्रीय शोध, आधारभूत शोध और व्यवहारिक शोध। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, चक्रीय शोध। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध में निम्न में से क्या कहा जाता है? क्रियात्मक शोध का अन्य नाम बोल सकते हो चक्रीय शोध। आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लिश वाले यहाँ से देखिए। यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से किसकी गणना में समंकों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है? गणितीय शोध, माध्य बहुलक, मध्यिका और उपयुक्त सभी। तो निम्न में से किसकी गणना में समंकों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन। मध्यिका में जो अंक होते हैं, समंक होते हैं, उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। फिर माध्यिका का कैलकुलेशन किया जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आपका हिंदी और इसके ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक शोध है, एक शोध में शोधार्थी ने 200 निर्देशन आकार में एक प्रयोग करने को स्थान पर 4 प्रयोग किए, जिसमें एक ही पद्धति का उपयोग कर 50 वस्तुओं को लिया। यह घटना कहलाती है पुनरावृत्ति, अवलोकन, समय दुरुपयोग और परमापीकरण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 37 का 4, परमापीकरण। ठीक है, वैलिडेशन। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। और हिंदी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कायी वर्ग परीक्षण के बारे में, कायी वर्ग परीक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कायी वर्ग परीक्षण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह परीक्षण प्रो काई स्क्वायर द्वारा विकसित किया गया था। यह परीक्षण कार्ल पियर्सन द्वारा विकसित किया गया था। कायी वर्ग परीक्षण वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ। कायी वर्ग परीक्षण 2 गुणों की स्वतंत्रता की जांच में मदद कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। यह परीक्षण कार्ल पियर्सन द्वारा विकसित किया गया था और कायी वर्ग परीक्षण वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ था और कायी वर्ग परीक्षण 2 गुणों की स्वतंत्रता की जाँच में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 39 नंबर में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन पढ़िए और फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि शोध प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है, लास्ट जो स्टेप होती है शोध प्रक्रिया की, रिसर्च प्रोसेस की लास्ट स्टेप क्या होती है? तो लास्ट स्टेप आपकी क्या होती है? प्राकथन लेखन, बिल्कुल ये नहीं होती। प्रतिवेदन लेखन, सारांश लेखन और संदर्भ ग्रंथ। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिवेदन लेखन। रिपोर्ट राइटिंग आपकी लास्ट स्टेज होती है किसकी? रिसर्च प्रोसेस की। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब 2 घटनाओं के मध्य कोई संबंध नहीं है तब उनमें सहसंबंध होगा। क्या होगा? मध्य कोई संबंध नहीं है तब उनमें सहसंबंध होगा। तो कैसा सहसंबंध होगा? जब 2 घटनाओं के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शून्य। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए और हिंदी मीडियम वाले यहाँ देखिए कि निम्न में से किस दिशा में टाइप 2 एरर
होगी, किस दिशा में आपकी टाइप 2 एरर होगी। यहाँ पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दो प्रकार की एरर पूछी जाती है आपसे। तो टाइप 1 एरर क्या होती है कि जो शून्य वो बाद में बताती हूँ, एक बार आपको क्वेश्चन पढ़िए कि यहाँ पे किस दिशा में टाइप 2 त्रुटि होती है। तो यहाँ पे जैसे करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। एक अन्वेषण शून्य उपकल्पना को स्वीकृत दे जब वह असत्य हो, तो क्या होगी, टाइप 2 एरर होगी। अगर वो स्वीकृत दे देता है, वो असत्य है, असत्य होने पे उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो टाइप 2 एरर होती है। अगर सत्य है फिर उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वो टाइप 1 एरर होती है। तो टाइप 2 एरर क्या होगी, असत्य होते हुए उसको सत्य स्वीकार कर लेना, तो वो टाइप 2 एरर। और जो सत्य होती है लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वो टाइप 1 एरर होगी। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर आपके 3 ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसे डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट और सेकंड को कैसे याद रखें। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप सही हो लेकिन किसी ने आपको बोला कि तुम गलत हो, ठीक है, उस चीज को आपने स्वीकार कर लिया, तो वो क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। आप गलत हो, किसी ने बोला कि आप सही हो और उसको स्वीकार कर लिया आपने, ठीक है, असत्य होने पे स्वीकार किया, एक सत्य होने पे अस्वीकार किया, तो वो क्या है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। 42 नंबर में जो पूछा गया है क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, और इंग्लिश मीडियम वाले भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शंस भी आपके यहीं पर है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके वहाँ देखिए। माध्य विचलन की गणना किसके विचलन से की जा सकती है। तो माध्य विचलन की जो गणना है वो किसके विचलन से की जा सकती है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, गणितीय माध्य, मध्यिका, बहुलक और उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके माध्य विचलन की गणना किसके विचलन से की जा सकती है, तो गणितीय माध्य, मध्यिका, बहुलक, उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है 43 नंबर में, यहाँ पे आप 43 में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि वर्ग माध्य मूल्य को निम्न में से क्या कहा जाता है। द्विघाती माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और संयुक्त माध्य। तो करेक्ट आंसर 43 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विघाती माध्य। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी क्लास हेल्पफुल है आपके पीएसटी एंट्रेंस में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको अपडेट जरूर से मिले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको PDF चाहिए रिसर्च मैथोलॉजी की, तो वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि एक शोध में निष्कर्ष व्यक्तियों का आय तथा लिंग के आधार पर वर्गीकरण कर प्राप्त किए जाते हैं, यह अध्ययन कहा जाता है। प्रयोगात्मक अध्ययन, समकालीन अध्ययन, काल श्रेणी अध्ययन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑप्शन, समकालीन अध्ययन, 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम का ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो एक विश्वविद्यालय शिक्षार्थियों को शोध विश्लेषण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम के प्रयोग पर प्रशिक्षण देना चाहिए, इसको आयोजित करना चाहिए। क्या पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय शोधार्थियों को शोध विश्लेषण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रयोग पर प्रशिक्षण देना चाहता है, इसका आयोजित करना चाहिए। तो इसको किस पर आयोजित करना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए, या फिर डेली मीटिंग के थ्रू करना चाहिए। तो यहाँ पे 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपकी 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्यशाला के माध्यम से कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 में क्या पूछा गया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ने एक स्वायत्त शासी है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र डिनफिल्बनेट की स्थापना की है, यह निम्न में से किसका संधारण करता है। क्या पूछा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इनफिलिबनेट की स्थापना की है, यह निम्न में से किसका संधारण करता है। शोधगंगा का, ई पाठशाला का, स्वयं प्रभा का, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर 46 का आपका हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन, शोधगंगा, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसकी स्थापना करेगा, इनफिलिबनेट के लिए आपकी शोधगंगा का एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन और ऑप्शन देखिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अवधारणात्मक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है कहलाता है शोध उपकल्पना, शोध मॉडल, शोध रूपरेखा और शोध अभिकल्प। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा, शोध अभिकल्प।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अवधारणात्मक ढांचा जिसमें शोध किया जा सकता है, किया जाता है, कहलाता है शोध अभिकल्प या फिर शोध डिजाइन इसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 47 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। आफ्टर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, हिंदी मीडियम वाले नेक्स्ट चलिए। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है अगर मैं दोनों लैंग्वेज में बोलती हूँ। तो मैं पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में लेके आती हूँ। पीपीटी के अगर मैं क्रिएट करके लाती हूँ तो वो भी बहुत लैंग्वेज में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको इस चैनल पर रिसर्च मैथोलॉजी की और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर भी मैं अवेलेबल करवाती हूँ टेलीग्राम पे। अगर मैं सोल्व भी नहीं करवाती तो पीएचडी के पेपर मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ। तो काफ़ी सारे पेपर्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स जुड़े हैं, रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे डिस्कस भी करिए एक दूसरे के साथ में, ताकि आप अगर कोई किसी चीज़ से आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आपको ओनली पीएचडी वाले स्टूडेंट वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत सोल्यूशन वहाँ पे कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा आपका। तो जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और आपकी चैट सबकी अवेलेबल है वहाँ पे। एडमिन नहीं कर रखा उसका मोड, ओनली सभी के लिए कर रखा है कि सभी वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए वो बनाया गया और आपका स्टडी मटेरियल वहाँ पे शेयर किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। या 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है। विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है, सार कहलाता है, शोध प्रबंध कहलाता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन से 1 सेकेंड 48 नंबर हो गया। ये स्लाइड आपकी दूसरी ऐड हो गई, 1 सेकेंड 48 आपका यहाँ पे है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़िए। शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है, सार, शोध प्रबंध, या फिर आपकी शोध आलेख, या फिर अंतरिम प्रतिवेदन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का? तो करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है यहाँ पे। शोध प्रबंध आपका क्या कहलाएगा? शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है, तो वो आपका शोध प्रबंध कहलाता है, थीसिस कहलाता है। ठीक है, उसको थीसिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। मे भी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा इश्यू है, यहाँ पे थीसिस लिखा जाएगा। शोध प्रबंध रिसर्च मैनेजमेंट होता है, रिसर्च मैनेजमेंट मीन होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे थीसिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन मानना, आप इंग्लिश मीडियम वाले को प्रायोरिटी देना। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए अपना क्वेश्चन। 49 में पूछा गया है कि शोध प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अंग होता है। प्रस्तावना होती है, परिभाषिक शब्दावली होती है, अध्ययन क्षेत्र होता है और निष्कर्ष होता है। तो शोध प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अंग होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 49 का 4 ऑप्शन। निष्कर्ष आपका क्या होता है? महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग होता है। क्योंकि उपयोगी अंग इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने रिसर्च कर दिया तो उसके निष्कर्ष में क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष उसका उस शोध के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ रिसर्चर रिसर्च करते हैं और आपकी थीसिस को देखते हैं तो वो ओनली निष्कर्ष देखेंगे कि इसका निष्कर्ष कैसा है। ठीक है, बाद में आपकी रिपोर्ट में से कुछ हेल्प लेंगे अगर उनको नीड है तो। ठीक है, तो शोध निष्कर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मेरा गला भी एकदम बैठा जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने बीच बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, एक शोध अध्ययन निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाएगा? तो एक शोध अध्ययन है, निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाएगा? विश्लेषण में शोध विधियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं, निष्कर्ष अन्य शोधों में प्रयोग किए जा सकते हैं, और अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर है, और शोध एक ख्याति प्राप्त शोधार्थी द्वारा संपन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर हैं। तो एक शोध अध्ययन निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाता है? 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर है, तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है इसका 50 नंबर क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, मुझे मोटिवेट करना, और फीडबैक जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा वीडियो है, या फिर मुझे किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताना, और आपके डाउट्स वगैरह हैं वो भी बताना। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपका PhD एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया है, अगर मेरा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है तो प्लीज़ बताना मेरे को। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक जरूर से प्रोवाइड करवाना। इसकी क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, वीडियो की जो वो होती है क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि इसमें छोटे अक्षर हैं तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये मुझे खुद को पता है। तो
तो आप थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर और कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपको PYQ जो पेपर सोल्व करवाए गए हैं उनकी लिंक भी ऐड कर दी जाएगी, और जो रिसर्च का जो PDF आपको जहाँ पे डिलीवर की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे रहिए और हैप्पी रहिए। मेडिटेशन करिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर फेलियर्स का सामना कर रहे हैं, तो मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट बना के रखिए और अपने गोल को फिक्स करके रखिए कि हमें टारगेट अचीव करना है, ठीक है। और अपने गोल से भटकिए मत, एक दिन मंजिल जरूर से मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PhD PYQ के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, पेपर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक पार्ट में आपका सब्जेक्ट आता है और सेकेंड पार्ट में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। तो दोनों का जो रेशियो होता है 50-50 होता है, ठीक है। 50 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड किया हुआ होता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि PhD के जो PYQ पेपर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने सोल्व करवा रखे हैं, करीब 55 से 60 यूनिवर्सिटी के। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे आपको PhD के जो PYQ पेपर हैं वो मिल जाएंगे, इसी चैनल पे है। और इस जो वीडियोस है इनकी लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आपको। और PPT PDF वगैरह सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो PhD की डिस्कशन भी वहाँ पे होती है कि प्रपोजल कैसे बनाए, थीसिस कैसे बनाए, तो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस पेपर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप ज़रूर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग देखना, बाकी मैं हिंदी मीडियम वाले जो है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ूंगी। तो अनुसंधान का मतलब क्या है कि रिसर्च इज, तो रिसर्च क्या है? बार बार खोजना, किसी समस्या का समाधान खोजना, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, यादृच्छिक तरीके से काम करना, इस उम्मीद में कि भाग्य खुल जाएगा। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका है 3 ऑप्शन। किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। वैज्ञानिक तरीके से मतलब रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके रिसर्च किया जाता है कि हमें जो डाटा कलेक्ट करना है, जहाँ पे जिस फील्ड में कहाँ कब और कैसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसकी एक रूपरेखा बना के साइंटिफिक तरीके से आंकड़ों को जुटाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा और चलो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़िए कि किसी भी शोध की गहराई का नाप निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसी भी शोध की गहराई का नाप है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शोध के शीर्षक से, अनुसंधान उद्देश्यों से, अनुसंधान की अवधि से, या फिर अनुसंधान के कुल व्यय द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा अनुसंधान के उद्देश्य से, कि उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पज से आप रिसर्च करना चाहते हो, तो वो सबसे मेन चीज़ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य हैं। इससे पता चलता है कि रिसर्च कितना डेप्थ में किया गया है, कितनी गहराई से किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगर आपको टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है यहाँ पे कि किसी भी शोध कार्यक्रम के प्रारंभ के प्रथम 2 चरण होते हैं। तो प्रथम जो चरण है वो कौन कौन से होते हैं? अनुसंधान समस्या की पहचान, या फिर व्यापक साहित्य सर्वेक्षण, या फिर डेटा एकत्रित करना, या तत्पश्चात उसका विश्लेषण करना, डेटा संग्रहण के बाद साहित्य सर्वेक्षण करना, कोई भी नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको देखिए बिल्कुल लास्ट की स्टेप है। ये डेटा कलेक्ट हम करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बाद में, पहले समस्या का पता लगाएंगे, फिर उसके लिए लिटरेचर साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुसंधान की समस्या का पता लगाएंगे कि समस्या क्या है, और फिर उसके लिए जो साहित्य है, साहित्य का
सर्वेक्षण करेंगे, व्यापक साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोसेस करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट राइट करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। जो मौजूदा साहित्य है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास संदर्भों की एक लंबी सूची हो, या फिर क्योंकि इसके बिना आवश्यक शब्द गणना प्राप्त नहीं हो पाती, या फिर आपकी रुचि के रिसर्च क्षेत्र की मौजूद जानकारी ज्ञात करने के लिए, या फिर आपके सामान्य अध्ययन में मदद करने के लिए। तो क्या किया जाता है कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों होती है। साहित्य समीक्षा, एक रिसर्च में साहित्य समीक्षा करना क्यों आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि आपकी रुचि के रिसर्च क्षेत्र में की मौजूद जानकारी ज्ञात करने के लिए, कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करने में रुचि रखते हैं उस फील्ड में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, क्या क्या वर्क हो चुका है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए मौजूदा जो पहले से सेकेंडरी डाटा आपके पास में अवेलेबल है उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, साहित्य सर्वेक्षण करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं और 4th नंबर का ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि अनुसंधान लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के डिज़ाइन और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को प्रस्तुत करने वाला औपचारिक दस्तावेज कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान परिकल्पना और अनुसंधान रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनुसंधान प्रस्ताव। क्या पूछा गया है, अनुसंधान लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने वाला औपचारिक जो दस्तावेज है वो आपका अनुसंधान प्रस्ताव कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यहाँ पे कि शोध प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या हैं। शोध प्रक्रिया के जो मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो क्या हैं। परिचय, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें। कार्यकारी सारांश, ये तो पहले ही गलत हो गया। अनुसंधान योजना, अनुसंधान डेटा विश्लेषण और संदर्भ। परिचय, साहित्य समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि और परिणाम और चर्चा और निष्कर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है, परिचय, आइडेंटिफिकेशन, फिर आपकी जो साहित्य समीक्षा है वो की जाती है, उसके बाद में अनुसंधान क्रियाविधि की जाती है, फिर उसके माध्यम से क्या होते हैं, परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद में उन परिणामों पर चर्चा की जाती है, चर्चा के बाद में फाइनल जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि इस रिसर्च का फाइनल जो निष्कर्ष है वो क्या निकला है। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी यहाँ पे किसकी, शोध प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व होते हैं। शोध प्रक्रिया कौन कौन से मुख्य तत्वों से मिलकर की जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुसंधान उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उनके संबंध में आपको ये कथन दे रखे हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला कथन है आपका यहाँ की, अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं निवेश पर उचित रिटर्न प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आय
प्रदान करेंगे। अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त होते हैं, मार्केटिंग अनुसंधान विभाग की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेंगे। या फिर अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुसंधान के उद्देश्यों को शायद ही कभी प्राप्त किया जाता है। तो एक अनुसंधान जो उद्देश्य है उसके संबंध में इनमें से जो कथन सत्य है वो आपका है कौन सा कथन? कथन नंबर 3 आपका सही है कि अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यहाँ पे, रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी की डिग्री किसके आधार पर प्राप्त करते हैं? जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर होते हैं, एक्चुअल में जो रिसर्च वाले कैंडिडेट होते हैं उनको स्टूडेंट ना बोल के रिसर्च स्कॉलर बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी की डिग्री किसके आधार पर प्राप्त करते हैं? एक विद्वान के रूप में निश्चित वर्षों के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर, एक विद्वान के रूप में कड़ी मेहनत के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर, केवल न्यूनतम आवश्यकता उपस्थिति को पूरा करने के आधार पर, या फिर उनके शोधार्थी जिसका सकारात्मक मूल्यांकन के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर। तो एक रिसर्च स्कॉलर जो है अपनी जो डिग्री प्राप्त करता है वो किसके माध्यम से करता है? तो वो अपनी डिग्री जो प्राप्त करता है वो करता है उनके शोधार्थी जिसका सकारात्मक मूल्यांकन के पश्चात एक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उसको क्या की जाती है? पीएचडी डिग्री प्रदान की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी शोध की गुणवत्ता का अनुमान निम्न में से किससे लगाया जा सकता है? शोध की जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका अनुमान हम किससे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे पीयर रिव्यू जर्नल्स में शोध कार्य का प्रकाशन होने पर, स्थानीय समाचार पत्रों में शोध कार्य का प्रकाशन के आधार पर, या फिर लोकप्रिय पत्रिकाओं में शोध कार्य का प्रकाशन के आधार पर, या फिर पोस्टर प्रस्तुतियों के आधार पर। तो किसके माध्यम से आप शोध की गुणवत्ता का अनुमान लगा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीयर रिव्यू जर्नल्स में शोध कार्य को शोध कार्य का प्रकाशन होने पर। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को पूछा गया है यहाँ पे कि विज्ञान में अनुसंधान में डाटा संग्रहण में आमतौर पर शामिल है। जो विज्ञान विषय है उसमें अनुसंधान में डाटा संग्रहण में आमतौर पर क्या क्या शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे प्रायोगिक डेटा का संगणना, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण, टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण, डाक द्वारा प्रश्नवाली। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रायोगिक डेटा का संगणना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को शोध कार्य का एक हिस्सा माना जाता है? तो कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जिसको हम शोध कार्य का हिस्सा मानते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन। क्या बताया गया है? एक अप्रकाशित एवं नवीन सिद्धांत या गणितीय मॉडल बनाना और प्रस्तावित करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि एक शोधकर्ता हमेशा अपना काम एक महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में प्रकाशित करना चाहता है। जर्नल की गुणवत्ता की पहचान निम्न में से
निम्न के आधार पर हो सकती है। पत्रिका के प्रत्येक अंक की बिक्री लागत इम्पैक्ट फैक्टर पर जितना अधिक होगा, पत्रिका उतनी ही बेहतर होगी। प्रत्येक प्रकाशन के लिए लिया गया शुल्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शोधकर्ता हमेशा अपना काम एक महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में प्रकाशित करना चाहता है। जर्नल की गुणवत्ता की पहचान निम्न में से किस आधार पर हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर पर जितना अधिक होगा, पत्रिका उतनी ही बेहतर होगी। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो पूछा गया है कि एक शोध पत्र में अन्य बातों के अलावा शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शोध कार्य के उपलब्धियों का वर्णन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि एक शोध प्रस्ताव शामिल है, एक अच्छी तरह से लिखी गई काल्पनिक कहानी और एक दैनिक अनुसंधान गतिविधि की एक सूची। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक शोध कार्य के उपलब्धियों का वर्णन क्या होगा, एक शोध पत्र में अन्य बातों के अलावा शामिल होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पत्रिका आमतौर पर उसी शोध पेपर को प्रकाशित करता है जिसका एक पत्रिका आमतौर पर उसी शोध पेपर को प्रकाशित करता है जिसका प्रकाशन शुल्क जमा हुआ हो, स्वतंत्र विषयों द्वारा इसकी समीक्षा और सिफारिश की गई हो, बशर्ते पेपर अच्छी तरह से लिखा गया हो, कंटेंट कैसा भी हो, और बशर्ते लेखक गवाही दे कि पेपर स्वीकार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन कि बशर्ते लेखक गवाही दे कि पेपर स्वीकार किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि वह शोध कार्य जिसका उद्देश्य समाज या औद्योगिक संगठन के सामने आने वाली एक व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना है, वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है अनुभवजन्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, और यहाँ पे है वैचारिक अनुसंधान और एप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पे एप्लाइड रिसर्च करेक्ट क्यों हो रहा है, यहाँ पे वह शोध कार्य जिसका उद्देश्य समाज या औद्योगिक संगठन के सामने आने वाली एक व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च कहलाएगा वो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वह अनुसंधान जो एक ठोस सिद्धांत के निर्माण पर आधारित हो कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपका एप्लाइड रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान, या फिर सैद्धांतिक और मौलिक अनुसंधान, या फिर वैचारिक अनुसंधान। तो वह अनुसंधान जो ठोस सिद्धांत के निर्माण पर आधारित है, तो वो क्या कहलाएगा, यह सैद्धांतिक मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 17 नंबर में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एक प्रकार का सिद्धांत जो ठोस बुनियादी विज्ञान पर आधारित नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन कुछ अवलोकन योग्य या प्रयोगात्मक घटना की व्याख्या करने का प्रबंधन करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो होगा अनुभवजन्य अनुसंधान होगा। यहाँ पे बता रहेगा ठोस बुनियादी विज्ञान पर आधारित नहीं है, लेकिन वह कुछ अवलोकन योग्य या प्रयोगात्मक घटना की व्याख्या करने का प्रबंध करता है। तो यहाँ पे देखो अवलोकन योग्य है तो वो अनुभवजन्य अनुसंधान होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली। 17 का 2 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे
अनुसंधान जिसमें सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय, गणितीय, कंप्यूटेशन तकनीक को लागू किया जाता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा अप्लाइड रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर आपका 18 का होगा 4 ऑप्शन, मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा फीडबैक लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि आपको रेस्पॉन्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में पूछा गया है कि अनुसंधान समस्या का निरूपण वह चरण है जिसमें डेटा एकत्रित किया जाता है, साहित्य की समीक्षा की जाती है और साहित्य की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट आपका है अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है और अनुसंधान उपकरणों की पहचान की जाती है और उन्हें तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान समस्या का निरूपण वह चरण है जिसमें, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें, जिसमें अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 3rd यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि किस शोध पत्र या रिपोर्ट के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची जोड़े जाने का कारण है। पेपर या रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या बढ़ाने के लिए है, पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना, यह साबित करने के लिए कि काम वास्तविक है, यह साबित करने के लिए कि लेखकों ने साहित्य का सर्वेक्षण किया है। तो क्या पूछा गया है कि किसी शोध में पत्र का या रिपोर्ट के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची जोड़े जाने का कारण है। तो उसका कारण जो है, उसका कारण बताया गया है यहाँ पे, पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 2nd ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना किसी शोध या रिपोर्ट पत्र के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची को जोड़ने का एक मेन कारण है कि जो रिसर्चर आगे फ्यूचर में जो रिसर्च करेंगे उनकी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 2nd ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक शोध लेख या पेपर निम्नलिखित में से किस के साथ शुरू होता है। एक जो शोध लेख है या फिर शोध पेपर बोल सकते हैं उसको, निम्न में से किसके साथ शुरू होता है, सार के साथ में, संदर्भों के साथ में, या प्रस्तावना के साथ में, या निष्कर्ष के साथ में। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि एक जो शोध है पेपर हो वो किसके साथ में शुरू होता है। तो ये शुरू होता है सार के साथ में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है इसके साथ में शुरू होता है। आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप रिसर्च में सबसे पहले बताएंगे कि हम जो रिसर्च करने चाहते हैं उसमें ये चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उसका सार प्रेजेंट करना होगा शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद में आप अपना पेपर शुरू करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 1st ऑप्शन। अगर आपने जो मास्टर डिग्री है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो डिजिटेशन वर्क करवाती है, विवा वॉइस करवाती है। ठीक है, अपने सेमेस्टर के माध्यम से आपका 3rd और 4th सेमेस्टर में आपका विवा वॉइस और डिजिटेशन वर्क होता है। तो वो एक शॉर्ट में PhD रिसर्च ही होती है, एक छोटे लेवल पे होती है जिसको डिजिटेशन कहा जाता है। उसकी लिमिट होती है वर्ड्स की, 100 के आसपास उसके पेजेस होते हैं। तो वो आपका वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 1st ऑप्शन है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे देखिए रिसर्च डिज़ाइन इज, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो अनुसंधान डिजाइन है। तो अनुसंधान डिजाइन क्या है, संदर्भ एकत्रित करना,
अनुसंधान के क्षेत्र की पहचान करना, या आपका अनुसंधान के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार करना। तो अनुसंधान डिजाइन किसे कहा जाता है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुसंधान के संचालन की एक रूपरेखा जो तैयार की जाती है उसको अनुसंधान डिजाइन कहा जाता है। रिसर्च डिजाइन किसको कहा जाता है? कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि आप इस प्रकार से रिसर्च करना चाहते हो, डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, किस प्रकार से करोगे, कौन कौन से संसाधनों का उसमें यूज करोगे, कौन सी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारी आपकी रूपरेखा तैयार होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी रिपोर्ट में किए गए शोध कार्य की संक्षिप्त सारांश को निम्न कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सार, शीर्षक, परिणाम और चर्चा। क्या पूछा? रिपोर्ट में किए गए शोध कार्य के संक्षिप्त सारांश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका सार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन यहाँ पे है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसके यहाँ पे हैं। तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि एक शोध लेख जो मूल कार्य नहीं है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से दूसरों से कॉपी किया गया है, तो उसको मतलब कैसा माना जाता है? कानून रूप से अनन्य, अनैतिक, और इसे साहित्य चोरी कहा जाता है, जुर्माना बढ़ने के बाद भी अनुमति है, या फिर कोई नहीं। तो एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन अनैतिक है और इसे साहित्य चोरी कहा जाता है। डी, ठीक है, प्लेजरिज्म जिसको कहा जाता है। अगर आप किसी का जो पुराना डाटा है वो लेते हैं और उसको आप जैसे होता है कि एक उनको इंक्लूड नहीं करते, आप बताते नहीं अपने रिसर्च में कि हमने जो डाटा लिया है वो यहाँ से लिया है, लेकिन आपके पास में 10% तक की ये होता है, परमिशन होती है एक तरह से यूजीसी के अकॉर्डिंग आप 10% तक अपना जो रिसर्च है वो दूसरों का रिसर्च, दूसरों का डाटा अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% से अधिक है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका रिसर्च कैंसिल भी कर दिया जाता है अगर आपका 50 से या 40 से अबाउ है, और आपका जो है कुछ 6 महीने के लिए इसको आगे पोस्टपोन किया जाता है, आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको इन फ्यूचर के लिए बैन भी कर दिया जाता है। अगर आपका यूजीसी की जो लिमिट है 10%, 20 से लेके 30 तक, या फिर 30 से 40 तक, या फिर 40 से लेके 50 या 60 तक जो भी आपकी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका डाटा नहीं है तो आपका रिसर्च थीसिस है वो कुछ टाइम के लिए या तो पोस्टपोन कर दिया जाता है या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है आगे की रिसर्च के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 24 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक आविष्कारक को देता है, आविष्कारक को देता है, क्या देता है? जमीन खरीदने या बेचने का अधिकार, आविष्कार, सर्जन का नियंत्रण, किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, या फिर कोई नहीं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एक आविष्कारक को देता है, क्या देता है? 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आविष्कारक, आविष्कार, सर्जन का नियंत्रण। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, मतलब हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो आपके पास में कंटेंट पहुँच जाए। अपना बौद्धिक संपदा की रक्षा करने का एक तरीका है समाचार पत्र, विज्ञापन, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करना, या फिर पेटेंट, या फिर कोई नहीं। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, 26 नंबर का ये अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने का एक तरीका है पेटेंट। करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। किसका? 26 का 3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशक अपने पत्रों पुस्तकों को दोहराव को रोकते हैं, तो किसके माध्यम से वो रोकते हैं? कवर पर चेतावनी
के संकेत कॉपीराइट कानून के माध्यम से या फिर प्ले कार्ड के माध्यम से या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, कॉपीराइट जो कानून है इसके माध्यम से वो अपने पुस्तकों का दोहराव या प्रकाशन को रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉपीराइट कानून, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन देखिए 28 नंबर और इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मापन उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा मान कहलाता है। तो छोटा मान क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट, शुद्धता, त्रुटि या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लिस्ट काउंट। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बीच स्थित है, किसके बीच में स्थित है, आपको यहाँ पे बता रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 29 नंबर का 400 nm से 700 nm क्या है, प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बीच स्थित होता है। 400 से 700 के बीच में आपका ये स्थित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 चरणों के लिए आवर्धन M1 और M2 वाले 2 चरण यौगिक माइक्रोस्कोप का आवर्धन M है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, M बराबर M1 इंटू M2। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है, इंफ्रारेड लाइट को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है, या फिर हानिकारक अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है, या फिर सीधे ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर क्या है, 3 ऑप्शन की हानिकारक अल्ट्रावायलेट प्रकाश को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है। कौन, पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन है इसका कार्य है कि पृथ्वी पर जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं सीधा सूर्य से, उनको वो पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला CO2 और अन्य प्रदूषक गैसों को छोड़ते हैं, जो क्या छोड़ते हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, पृथ्वी या हरियाली बढ़ाने के लिए नेतृत्व है, या फिर वैश्विक शीतलन का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों का हिम होना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पृथ्वी पर हानिकारक हरियाली बढ़ाने के लिए नेतृत्व करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आप 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो दिन के समय जो है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नीला होता है, वायुमंडल में अणु मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य को बिखेरते हैं, या फिर बादल अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो नीला होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 33 नंबर के करेक्ट आंसर आपका सेकंड है कि वायुमंडल में अणु मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य को बिखेरते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक मुख्य रूप है जिसे मापा जा सकता है, पाउंड में,
वाट्स में या फिर वाट घंटे में। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो ऊष्मा ऊर्जा है ये आपके गलत ऑप्शन है, ऊष्मा ऊर्जा को आप कैलोरी में मापेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है यहाँ पे कि विद्युत की एक इकाई बराबर होती है। तो विद्युत की जो एक इकाई है वो 1 वाट, 100 वाट, 1 वाट, 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 वाट घंटा। तो विद्युत की जो एक इकाई है वो आपकी बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो वो आपकी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य के चारों ओर डेटा के फैलाव का वर्णन करने के लिए किस सांख्यिकीय माप का उपयोग किया जाता है? माध्यिका का, मोड का, प्रसरण का या फिर तिरछापन का? किसके बारे में? फैलाव के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? फैलाव के बारे में, डिस्पर्सन के बारे में पूछा गया है। तो किसके माध्यम से हम देखते हैं कि कितना फैलाव है? तो करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। प्रसरण जो है वेरिएंस के माध्यम से हम देखते हैं कि माध्य के चारों ओर डेटा के फैलाव का वर्णन करने के लिए प्रसरण का उपयोग करते हैं। सांख्यिकीय माप है प्रसरण, इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि 2 समूह के बीच साधनों की तुलना करने के लिए किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है? काई स्क्वायर परीक्षण का, टी परीक्षण का, जेड परीक्षण का या फिर कोई परीक्षण नहीं? 2 समूह के बीच में संसाधनों की जो तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वो सांख्यिकीय परीक्षण का, उसमें किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। टी जो परीक्षण होता है इसका प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए, ठीक है। और जो काई स्क्वायर परीक्षण है ये किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट के माध्यम से। और जो जेड परीक्षण है ये आपका सबसे बड़ा मान इसका 30 से अधिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। क्या कौन सा हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टी परीक्षण। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 37 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि एक सामान्य वितरण में मोटे तौर पर डेटा का कितना प्रतिशत माध्य के एक मानक विचलन के भीतर आता है? 0.45, 0.50, 0.5, 0.68, 0.95। तो क्या पूछा गया है कि एक सामान्य वितरण में मोटे तौर पर डेटा का कितना प्रतिशत माध्य के एक मानक विचलन के भीतर आता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 नंबर का 3 ऑप्शन 0.68 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है यहाँ पे कि सामान्य वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य वितरण के माध्यम से आपका कौन सा कथन सत्य है कि यह एक असतत संभाव्यता वितरण है, माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हमेशा 1 से कम होता है, या फिर यह या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से तिरछा है। तो सामान्य वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में परिकल्पना परीक्षण में पी वैल्यू शब्द क्या अर्थ है? जो पी वैल्यू शब्द है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? प्रायिकता मान, जनसंख्या मान, प्रतिशत मान और शक्ति मान, शक्ति मूल्य। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायिकता माप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको पी वैल्यू शब्द कहा जाता है। पी वैल्यू
इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये प्रायिकता मान होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले आपका क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आपके ऑप्शन हैं बाकी बचे हुए। तो 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि शब्द मानक विचलन सांख्यिकीय में क्या दर्शाता है। तो मानक विचलन सांख्यिकीय में डेटा सेट का औसत मूल्य, डेटा सेट में उच्चतम से और निम्नतम मानों के बीच का जो अंतर है वो, या फिर माध्य के चारों ओर डेटा बिंदुओं का प्रसरण या फैलाव, या फिर डाटा बिंदुओं का अनुपात जो एक मानक विचलन के भीतर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द मानक विचलन सांख्यिकीय में क्या दर्शाता है। तो मानक विचलन आपका जो है ये दर्शाता है, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका दर्शाता है कि माध्य के चारों ओर डेटा बिंदुओं का प्रसार या फैलाव कितना है। किसके माध्यम से पता लगता है, ये मानक विचलन के माध्यम से। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन है आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, 42 नंबर में पूछा गया है कि डेटा के दिए गए सेट के लिए एक छोटा मानक विचलन का अर्थ है। तो डेटा के दिए गए सेट के लिए एक छोटा मानक विचलन का अर्थ है, क्या अर्थ है कि डेटा को माध्य के चारों ओर कसकर क्लस्टर किया जाता है, या फिर अध्ययन के लिए डेटा बिंदुओं की संख्या पर्याप्त है, या फिर अध्ययन के लिए डेटा बिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है, या फिर डेटा की सीमा 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि डेटा के माध्य के चारों ओर कसकर क्लस्टर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ से देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले, आप भी अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो मिक्स में पेपर को देखा करें। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए नहीं करवाती क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम दोनों लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप एक लैंग्वेज में करवाइए। तो मैं हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, हिंदी में उनको पढ़ना होता है, तो मैं हिंदी लेके आती हूँ। बाकी इंग्लिश वाले थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है अगर मैं पेपर इंग्लिश में सॉल्व करवाती हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, और थोड़ा सा आई थिंक फैन की भी आपके पास में आवाज़ आएगी, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, आप ओनली अपनी स्टडी पे फोकस करना, मैं क्या बोल रही हूँ उस चीज़ में फोकस करो। बाकी जो शोर हो रहा है वो गर्मी है, मुझे भी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वजह से वीडियोस भी कम आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा ऐसे रहता है। तो सिटी में थोड़ा सा मैनेज करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा सा अभी सेटअप वगैरह थोड़ा सा आउटसाइड हूँ मैं, तो दिक्कत हो रही है मुझे भी, और आई थिंक आप अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आप अपने कंटेंट पे फोकस करिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना परीक्षण में जेड परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जेड परीक्षण का जो उद्देश्य है कि 2 स्वतंत्र चरों के साधनों की तुलना करने के लिए 2 युग्मित समूह के साधनों की तुलना करने के लिए, या फिर 3 या अधिक स्वतंत्र समूह के साधनों की तुलना करना, या फिर किसी जनसंख्या के समूह की तुलना उस जनसंख्या के भीतर किसी नमूने के माध्यम से करना। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, कि किसी जनसंख्या के माध्य की तुलना उस जनसंख्या के भीतर किसी नमूने के माध्यम से करना ही आपका परिकल्पना परीक्षण में जेड परीक्षण का ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि काई स्क्वायर परीक्षण में शून्य परिकल्पना क्या बताती है। तो शून्य परिकल्पना आपकी बताती है कि प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, या फिर प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, या फिर जनसंख्या अनुपात नमूना अनुपात के बराबर है, या फिर जनसंख्या माध्य प्रतिदर्श माध्य के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर
45 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले अपना पेपर देखिए, यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज पे हिंदी में आपका पेपर है यहाँ पे कि काई स्क्वायर परीक्षण में ची स्क्वायर आंकड़ा क्या दर्शाता है। जो काई स्क्वायर परीक्षण है इसमें ची स्क्वायर जो है काई स्क्वायर आंकड़ा है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है टाइप 1 त्रुटि की संभावना या फिर प्रभाव आकार का माप या फिर प्रेक्षित और अप्रत्याशित आवृत्तियों के बीच का अंतर और टाइप 2 त्रुटि की प्रायिकता। तो यहाँ पे जो काई स्क्वायर परीक्षण है, ये जो ची स्क्वायर बताया इसने काई स्क्वायर आंकड़ा है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको ची परीक्षण आपका जो आंकड़ा है ये दर्शाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का 3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो श्रेणी बहुचरों के बीच संबंध या लिंक का विश्लेषण करने के लिए किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टी परीक्षण का, काई वर्ग परीक्षण का, जेड परीक्षण का, तो किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका करेक्ट आंसर आपका काई वर्ग परीक्षण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। इस टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपकी जो एग्ज़ाम है इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। कम से कम 60% पेपर जो है वो आपका PYQ से रिपीट होता है। बाकी चीज़ें आपकी अगर आप PYQ कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इनसे बार आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, इन क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये PYQ पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए हैं ये अच्छे से कर लो। आपकी 60 के आसपास क्लासें हैं, 55 या 60 के आसपास क्लासें हैं। तो आप 60 अगर पेपर कर लेते हो PYQ तो आराम से डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि रिसर्च मैथोलॉजी आपकी आराम से आप 80% से 90% स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो का जो फीडबैक है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से प्रोवाइड करवाओगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। अगर कोई कमी है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूं। ठीक है, आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि एक तरफ के कई अध्ययनों के परिणाम के विश्लेषण और संयोजन की एक सांख्यिकीय प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, मेटा विश्लेषण, सहसंबंध विश्लेषण या फिर प्रतिपगमन विश्लेषण या फिर त्रुटि विश्लेषण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना आकार काफ़ी बड़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि मेटा विश्लेषण, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, गला एकदम सूख गया है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो निरंतर चर के बीच एक रैखिक संबंध की ताकत और दिशा का वर्णन करने के लिए किस सांख्यिकीय माप का उपयोग किया जाता है। मध्यिका का, मोड का, सहसंबंध गुणांक का या फिर मानक विचलन का। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहसंबंध गुणांक। 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुसंधान में पायलट अध्ययन है। तो अनुसंधान में पायलट अध्ययन क्या है, पायलट स्टडी इन रिसर्च इज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पायलट स्टडी आप किसको कहेंगे, कौन सा होता है पायलट अध्ययन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पायलट स्टडी के बारे में। तो 49 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑप्शंस कौन सा इनमें सही हो जाता है कि एक परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये आप देखिए। 50 क्वेश्चन में पूछा गया है कि नैदानिक परीक्षण में ब्लेडिंग करने का क्या उद्देश्य क्या है।
तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नैदानिक जो परीक्षण है इसमें ब्लीडिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, शोधकर्ता को निष्पक्ष रखना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका जूलॉजी का पेपर था, लेकिन सिलेबस काफ़ी अच्छा आपका कवर किया गया था इसमें, और जूलॉजी का भी पेपर मेरे पास में अवेलेबल है, इसी पेपर का है, ठीक है, इसी सीरीज़ का पेपर है। तो अगर आपको जूलॉजी का पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या फिर सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से, और जो भी है कमियां हैं, जो भी है अच्छा है वैसा फीडबैक मेरे को प्रोवाइड करवाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर PhD के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट है डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपको और भी अच्छा नॉलेज मिलने की उम्मीद है मुझे कि आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और अच्छा डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, डीमोटिवेट मत रहिए, अपने गोल को चेंज मत कीजिए। अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई होते हैं, 2 बार होते हैं, 3 बार होते हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं, फेलियर का जब तक सामना नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। तो फेलियर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको सफल बनना है। फेलियर के बाद में ही एक सक्सेसफुल होती है, सक्सेसफुल मिलती है फेलियर के बाद में ही। बार बार फेल होंगे कोई बात नहीं, हम इतना ही मजबूत होंगे। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।